हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 2 अक्टूबर। और न्यूज़पेपर एनालिसिस देने से पहले आप सबको गांधी जयंती की और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम चलते हैं न्यूज की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो दशहरे से ही हुई। आज 2 अक्टूबर को दशहरा है और 1925 के अंदर में आरएसएस, जो राष्ट्र स्वयं सेवक संघ जो है, उसकी स्थापना की गई थी। तो 100 साल हो गए हैं आरएसएस को बने। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और आरएसएस जो है वो बीजेपी की एक आइडियोलॉजिकल विंग भी बताई। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 15 अगस्त की जो स्पीच थी वहां पर भी आरएसएस का जिक्र किया था। और कल 1 अक्टूबर को जब दिल्ली के अंदर में जो 100 साल मनाए जा रहे थे, यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जो आरएसएस है वो एक रोड मैप प्रोवाइड कर रहा है विकसित भारत के लिए। इससे पहले जो मन की बात हुई थी वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि जो आरएसएस है वो अपने आप में एक आइडियोलॉजी की तरह है और उसका मेन काम ये था कि जो आइडियोलॉजिकल स्लेवरी चल रही थी हमारी, उससे बाहर निकालने के लिए जो आरएसएस है उसको यहां पर बनाया गया। यहां पर उन्होंने बताया कि जिस तरह से आरएसएस जब बना और आरएसएस के जो एक गुरुजी, जिन्हें आरएसएस के जो संस्थापक थे हडवांकर, और उसके बाद से लेके अब तक जिस तरह से हमारे जो सोसाइटी के अंदर में जितनी कुरीतियां थी, उन सब से यहां पर हमें बाहर निकालने के लिए आरएसएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम योगदान रहा। यहां पर उन्होंने बताया कि जिस तरह से अनटचेबिलिटी जो देश के अंदर में चलती थी और अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए आरएसएस ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इसकी सराहना हमारे फादर ऑफ द नेशन जो महात्मा गांधी जी हैं, जब उन्होंने आरएसएस की जो शाखा के अंदर में गए थे, तब उन्होंने इस बात को पूरी तरह से माना था और इस बात को एक्नॉलेज करते हुए देश को इस बात को समर्पित भी किया। यहां पर उन्होंने कहा कि जो आरएसएस है वो अपने 5 सिद्धांतों पर चलता है, जो पंच परिवर्तन जो है उनके ऊपर यहां पर काम करता है, जिसके अंदर में पहला है स्वबोध। यहां पर सेल्फ अवेयरनेस के लिए जो काम किए जाते हैं आरएसएस के अंदर में, वो विकसित भारत और जो इंटेलेक्चुअल स्लेवरी है उससे बाहर निकलने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है। उसके बाद है सामाजिक समाजशास्त्र, जिसके अंदर में सोसाइटी की अवेयरनेस की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जब 1925 से लेके अब तक अनटचेबिलिटी और कितनी सारी जो सोशल कुरीतियां हैं, यहां पर जो काम किया है वो दिखाता है कि आरएसएस के जो 5 सिद्धांत हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कुटुंब परिवर्तन, जिसमें फैमिली वैल्यूज को स्ट्रेंथन किया जाता है। उसके बाद है नागरिक का शिष्टाचार और आखिरी है पर्यावरण। यहां पर आरएसएस जो है वो हर एक क्षेत्र को यहां पर प्रभावित करता है और आरएसएस के अंदर में जो आइडियोलॉजी है वो इसी बात को दिखाती है कि देश के अंदर में जो सोसाइटियल जो कुरीतियां हैं उन सब से हमें यहां पर बाहर निकलना चाहिए। आरएसएस के तो इस समय चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने भी यहां पर एक स्टेटमेंट दी जहां पर उन्होंने कहा कि एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान। यहां पर उन्होंने कहा कि हमें सबको मिलकर साथ चलना चाहिए। जो आरएसएस है वो सिर्फ एक हिंदू संगठन ना होकर वो पूरे देश का संगठन है। यहां पर उन्होंने कहा कि जब भारत के अंदर में आप रहते हैं तो यहां पर हमें जो हमारे बीच में जो सोसाइटल डिवाइड, हमें उस सब से ऊपर उठकर एक विकसित भारत की तरफ यहां पर बात करनी चाहिए। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो आरएसएस के 100 साल हुए हैं, यहां पर एक डाक टिकट और उसके साथ साथ जो एक कॉइन है उसको भी यहां पर इनॉग्रेट किया और यहां पर आरएसएस जो है उसको यहां पर समर्पित किया। यहां पर आप इस कॉइन के अंदर में देखेंगे तो यहां पर भारत माता की जो पिक्चर है
वो यहाँ पर देखी जा सकती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो 1963 की जो रिपब्लिक डे की परेड थी उसके अंदर में आरएसएस ने भी शिरकत की थी, यहाँ पर उसकी इमेज को आप यहाँ पर देख सकते। तो आरएसएस के 100 साल मनाए जा रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो आरएसएस के इवेंट के अंदर में यहां पर गए और एक स्टैम्प और कॉइनेज यहां पर जो जारी भी किया। वहीं पर जो ओपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट करते हुए ये कहा कि जिस तरह से यहां पर आरएसएस को और आरएसएस के 100 साल पूरे होने को यहां पर जो सेलिब्रेट किया जा रहा है ये संविधान के खिलाफ है और ये इंडिपेंडेंस के भी खिलाफ। यहां पर कांग्रेस पार्टी और अलग अलग जो पार्टीज हैं ऑपोजिशन के अंदर में उन सब ने यहां पर सवाल उठाए, जहां पर उन्होंने कहा कि जो हमारे फादर ऑफ द नेशन जो महात्मा गांधी जी हैं उनके जो हत्या हुई थी नथुराम गोडसे के अंदर में, यहां पर उनका आरएसएस का बैकग्राउंड था और आरएसएस के ऊपर बैन भी लगाया गया था। तो यहां पर आप किस तरह से आरएसएस को यहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि जो आरएसएस है वो इंडिपेंडेंस के खिलाफ थी, जो इंडिपेंडेंस की जंग लड़ी है उसके खिलाफ थी। यहां पर आप उसको क्यों यहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जो हमारे देश का जो तिरंगा है उसको आरएसएस ने कई साल तक मान्यता नहीं दी थी, आप ऐसी एक संगठन को यहां पर किस तरह से तवज्जो दे सकते हैं। ये कल की अपडेट थी। आज दशहरा है और दशहरे के दिन पर आज जो है वो 100 साल पूरे हो जाएंगे आरएसएस के। आपका आरएसएस के बारे में क्या विचार है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरह से आरएसएस के इवेंट के अंदर में गए, क्या यहां पर जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और जिस तरह से ऑपोजिशन पार्टीज आरएसएस के खिलाफ यहां पर बोल रही हैं, आपका इस पूरे सिनेरियो के अंदर में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप हमें कमेंट करके बताइए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो कैबिनेट की मीटिंग से रिलेटेड। कल कैबिनेट की मीटिंग हुई जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जो फैसले हैं वो लिए गए। सबसे पहली बात आती है कि जो सीजन है वो बदल गया। अब रबी का सीजन आ गया है और रबी और खरीफ दो मेजर जो क्रॉप सीजन है वो हमारे यहां पर। कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है वहां पर जो रबी की जो 6 फसलें हैं उन सब के लिए जो एमएसपी है वो यहां पर दिया गया, जिसके अंदर में वीट की जो एमएसपी है उसके अंदर में 160 रुपए का यहां पर इजाफा किया गया। यहां पर अलग अलग जो फसलें जिसके अंदर में ग्राम है, मस्टर्ड है, सैफ फ्लावर है, इन सब की जो एमएसपी है, जो न्यूनतम प्राइस है, अब इसको बढ़ा दिया गया है, जिसके अंदर में सैफ फ्लावर के अंदर में सबसे ज्यादा 600 रुपए का इजाफा किया गया। यहां पर कल कैबिनेट ने एक और प्लान जारी किया जहां पर आत्मनिर्भर भारत जो हमारी जो सरकार है उसका यहां पर एक मोटो रहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है हर एक क्षेत्र के अंदर में। तो यहां पर जब एग्रीकल्चर का मामला आता है तो यहां पर अब आत्मनिर्भर भारत बनेगा पल्सेस के मामले में, और इसके लिए 11,440 करोड़ रुपए की जो परियोजना है वो लगाई गई है, जहां पर साल 2025-26 से लेके 2030-31 तक हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे और जो पल्सेस हैं, जो दालें हैं, वो भारत के अंदर में ज्यादा उगाई जाएंगी। इसके साथ साथ असम के अंदर और असम की भी जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां पर अब एक स्वीकृति दी गई है, जहां पर एक 4 लेन का जो हाईवे है वो बनाया जाएगा। इसके अंदर में जो 86 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो काजीरंगा नेशनल पार्क से जाने वाला है। और यहां पर कैबिनेट ने बताया, और कैबिनेट के अंदर में भी जो हमारी रोड मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि जब तक जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है और उसके साथ साथ जो टाइगर की अथॉरिटी है और जो वाइल्ड लाइफ इंडिया जो इंस्टीट्यूट है, जब तक वो क्लियरेंस नहीं देंगे और जब तक ये नहीं पता चल जाएगा कि किस तरह से यहां पर ये रोड बनाया जाना चाहिए ताकि जो नेशनल पार्क है उसके अंदर में जो हैबिटेट है वो लॉस ना हो, यहां पर उसके बाद ही जो ये हाईवे है ये बनाया जाएगा। यहां पर जब ये हाईवे बन जाएगा उसकी वजह से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, असम अरुणाचल के बीच में जो एक
नेशनल पार्क है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा और कनेक्टिविटी जो है वो नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। यहाँ पर अब ये देखना पड़ेगा कि जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं क्या उसकी वजह से जो हमारी वाइल्ड लाइफ और जो फॉरेस्ट है क्या इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, और क्या जो हमारी जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है वो क्या यहाँ पर क्लियरेंस देगी और किस तरह का नया मॉडल जो है यहाँ पर बनाया जाएगा। इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट हुई है जहां पर गवर्नमेंट ने नए 57 जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो यहाँ पर खोलने की बात की है। यहाँ पर जो 57 नए केंद्रीय विद्यालय होंगे इनके अंदर में अब बाल वाटिकास भी होंगी जहां पर छोटे बच्चों के लिए जो नियोनेटल केयर है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ अब तक होने वाले जो लगभग 1288 जो केवीज हैं उनके अंदर में अब 57 जो केंद्रीय विद्यालय है वो भी यहाँ पर खोल दिए जाएंगे। कुछ और अनाउंसमेंट हुई है जहां पर पहली अनाउंसमेंट जो है वो दिवाली बोनंजा की तरह है जहां पर एक दिवाली का बोनस दिया गया है। अब जो डीए और डीआर है उसके अंदर में 3% का इजाफा कर दिया गया है और जो ये इजाफा है ये जुलाई महीने से यहाँ पर लागू किया जाएगा। इसके बाद जो बायोमेडिकल रिसर्च है इसके अंदर में भी अब 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे जहां पर अब यूके की जो एक इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, वहां पर जाकर रिसर्च किया जाएगा जहां पर बायोमेडिकल की फील्ड के अंदर में हम और ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। और जो लास्ट है वो हमारे नेशनल सॉन्ग से रिलेटेड, हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर उसके 150 साल हुए हैं और यहाँ पर इस बात को पूरे देश को समर्पित किया है हमारी कैबिनेट। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो आरबीआई से रिलेटेड। कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग, यहां पर आरबीआई ने कुछ बदलाव किए जहां पर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। अभी भी आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसको 5.5% ही रखा है और यहां पर एक अच्छी खबर आरबीआई की तरफ से आई जहां पर इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसको यहां पर बढ़ाकर 6.8% कर दिया गया है। इससे पहले जो आरबीआई उसने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.3% रहने वाली है, यहां पर 0.5% का इजाफा देखा गया। यहां पर आरबीआई ने कुछ और बदलाव किए। यहां पर जितने भी बदलाव आरबीआई ने यहां पर सजेस्ट किए हैं वो सारे के सारे ये बताता है कि इंडिया जो है वो डॉलर के ऊपर अपनी जो निर्भरता है उसको कम करना चाहता है और जो रुपी है उसको एक इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर यहां पर देखना चाहता है। क्या बदलाव किए गए हैं उन सबको डिस्कस करते हैं। यहां पर आरबीआई ने सबसे पहले तो एसआरवीए जो स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट 2022 में खोले गए थे और 2022 में जो वोस्ट्रो अकाउंट जब खुले थे उस समय पर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए थे। तो जो इंडिया का रशिया के साथ जो ट्रेड होता था वो ट्रेड जो पहले डॉलर में पेमेंट होती थी यहां पर अब एक एग्रीमेंट हो गया था जहां पर रुपी और रूबल के बीच में ट्रेड होता था। अब इस तरह से जो रुपी का जो ट्रेड है वो यूएई के साथ जो दिरहम है वहां पर भी डायरेक्ट ट्रेड हो रखा है। तो जिस तरह से अब जो रुपी के अंदर में हम पेमेंट करते हैं और जिस तरह के अब वोस्ट्रो अकाउंट खोले हुए हैं यहां पर अब जो पैसा जिस भी कंट्री का यहां पर रखा हुआ है पहले गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने यहां पर क्लियरेंस दे रखी थी कि इस वोस्ट्रो अकाउंट से आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स यहां पर आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर बदलाव कर दिया गया है जहां पर अब यह कहा गया है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के साथ साथ आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी यहां पर खरीद सकते हो, आप इंडिया की ग्रोथ के अंदर में भागीदारी कर सकते हो। यहां पर एक और बदलाव किया गया है जहां पर हमारे जो बैंक्स हैं और बैंक्स को भी एक स्पेशल एम्बिट बढ़ाई गई जहां पर अब साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में भूटान, नेपाल और श्रीलंका के अंदर में जो हमारे बैंक्स हैं यहां पर जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो नेपाल के एक्सपोर्टर हैं, भूटान के एक्सपोर्टर हैं और जो श्रीलंका के एक्सपोर्टर हैं और जो इंपोर्टर जो इंडिया से इंपोर्ट करके सामान मंगवाते हैं या जो एक्सपोर्ट करते हैं अपना सामान इंडिया के अंदर में, अब वो रुपी के अंदर में ट्रेड कर सकते हैं और यहां पर बैंक्स जो हैं उनको लोन्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है अब वो बढ़कर नेपाल, भूटान और श्रीलंका के अंदर में भी अपनी ब्रांचेस खोल सकता है और वहां पर भी लोन्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। यहां पर एक और बदलाव किया गया है, जहां पर अभी तक जो रुपए की वैल्यू है वो हम डॉलर में, येन में, इसके साथ साथ जो पाउंड और यूरो के अंदर में हम यहां पर एक्सचेंज रेट के लिए जो एक रेट यहां पर डिसाइड करते थे, अब यहां पर कहा गया है कि जो रुपी है, रुपी के अंदर में बांग्लादेशी टका जो है उसके साथ भी एक्सचेंज रेट दिखाया जाएगा, नेपाल की जो करेंसी है उसके साथ भी, श्रीलंका की करेंसी उसके साथ भी, भूटान की करेंसी के साथ भी, ताकि जब जो रुपी के अंदर में ट्रेड हो और यहां पर जो बैंक्स लोन देंगे यहां पर अब पारदर्शिता आ सके। इस तरह के जो बदलाव है वो आरबीआई ने सजेस्ट किए हैं और जब यहां पर जो गवर्नमेंट इसको अप्रूवल दे देगी तो उसकी वजह से हमारा जो रुपी है वो स्ट्रांग होगा और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में हम रुपी के अंदर में डायरेक्ट ट्रेड कर पाएंगे। यहां पर आरबीआई ने जिस तरह से अब जीएसटी के अंदर में जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म्स आए हैं, यहां पर उन्होंने कहा कि जो इन्फ्लेशन जो बढ़ने की गुंजाइश दिख रही थी, अब जिस तरह से जो जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं उसकी वजह से जिस तरह से रेट्स के अंदर में कटौती की गई है 5% से 0%, 28% से 18%, 18% से 5%, अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर में जिस तरह से रेट घटाया गया है उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर है उसके अंदर में भी अब कमी आएगी और ओवरऑल एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत अच्छे से चल रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, वहां पर हम कुछ नेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे, जहां पर पहली खबर जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार से रिलेटेड। मध्य प्रदेश की सरकार ने यहां पर एक बदलाव किया था, जहां पर उन्होंने जो ओबीसी का रिजर्वेशन वो 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था और उसकी वजह से जो सीलिंग है, जो 50% की सीलिंग है वो यहां पर क्रॉस हो रही है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो यहां पर अपना वक्तव्य रखेगी और यह बात सुनिश्चित करेगी कि जिस तरह से उन्होंने यहां पर पॉलिसी के अंदर में बदलाव किया है वो इंप्लीमेंट किया जाए। यहां पर जरूरी यह है कि सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी का केस है, जहां पर रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो 50% के बेंचमार्क को क्रॉस नहीं कर सकती है, लेकिन यहां पर अब चेंज किया है और इस चेंज को अगर सुप्रीम कोर्ट यहां पर नोट दे देता है तो उसकी वजह से हर एक स्टेट के अंदर में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो बढ़ा दी जाएगी। तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट कदम। जो नेक्स्ट खबर हमारी वो सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सुनवाई हो रही है, जहां पर कथा राजा रेड्डी जो सीपीआईएम जो एक बैंड पॉलिटिकल पार्टी है उसके लीडर थे और 22 सितंबर को उनका एनकाउंटर हो गया था छत्तीसगढ़ के अंदर में। यहां पर उनके बेटा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गया है, जो तेलंगाना के अंदर में लॉ स्टूडेंट। यहां पर उन्होंने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि उनके पिता की मृत्यु किस तरह से हुई है इस बात की जानकारी हो और यहां पर उन्होंने कहा है कि फेक एनकाउंटर किया गया है, इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर में क्या फैसला देगा वो देखने की बात है। जो नेक्स्ट खबर है वो भी माओवादियों से रिलेटेड है, जहां पर माओवादियों का एक लेटर अब सार्वजनिक किया गया है, जहां पर जो वेणुगोपाल राव जिसे सोनू के नाम से भी जाना जाता है और जो 70 साल के हैं, यहां पर उनका एक लेटर सार्वजनिक किया गया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो बैंड पार्टी है उनका जो कोर कमेटी है अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आर्म्स को यहां पर त्याग देंगे और वो यहां पर सरेंडर करने की तरफ अग्रसर है। अब अगर ये लेटर को अगर हम ऑथेंटिक माने तो यहां पर जिस तरह से हमारी होम मिनिस्ट्री ने अर्ज किया था कि या तो आप सरेंडर कर दीजिए वरना हम 31 मार्च 2026 तक हम जो देश से नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे, तो यहां पर अब देखना यह होगा कि जो वेणुगोपाल राव और जिनका नाम सोनू है, क्या उनका ये लेटर ऑथेंटिकेटेड है और क्या इसके तर्ज पर हम माओवादियों से बातचीत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो सोनम वांगचुक जो लद्दाख के अंदर में एक एनवायरमेंटलिस्ट है, एजुकेशनलिस्ट है, यहां पर उनको एनएसए के तहत यहां पर गिरफ्तार कर दिया गया था और अब उनकी जो वाइफ है गीतांजलि, उन्होंने यहां पर प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा है, जहां पर उन्होंने कहा कि एक स्ट्रेटेजिक एरर है
जो उनके पति को यहां पर गिरफ्तार किया गया है एनएसए के तहत, यहां पर उन्होंने अर्ज किया है कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो यहां पर इंटरवेन करे और उनकी रिहाई करे। वहीं पर एक और डेवलपमेंट हुई जहां पर जो सोनम वांगचुक है वो जोधपुर की जेल के अंदर में है और यहां पर सीपीएम के जो एक एमपी है वो उनसे मिलना चाहते थे जिनका नाम है सिक्कर अमरा, और यहां पर उनको उनसे मिलने नहीं दिया। जहां पर जो एमपी है उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक क्या कोई टेररिस्ट है जो उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा। आपका इस बारे में क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो वुमेन वर्ल्ड कप से रिलेटेड। जो वुमेन वर्ल्ड कप है वो इंडिया होस्ट कर रहा है, लेकिन यहां पर जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक फाइनली एग्रीमेंट हुआ था जहां पर इंडिया पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल वेन्यूज के अंदर में ही खेलेंगी और संडे को इंडिया पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है उनका यहां पर मैच होने वाला है। और यहां पर अब ये लग रहा है कि जो बीसीसीआई है उसने भी यहां पर अनाउंसमेंट कर दी है कि जिस तरह से एशिया कप के अंदर में जो मेंस क्रिकेट टीम ने जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है उसके साथ ना हाथ मिलाया था और किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं किया था, उसी तरह का जेस्चर जो है वो वुमेन क्रिकेट टीम भी यहां पर करने वाली। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो दो इंपॉर्टेंट विजिट से रिलेटेड है, जहां पर अब यह बात सुनिश्चित हो चुकी है कि इस साल के 3 और 4 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो इंडिया आ सकते हैं। और यहां पर जयपुर, आगरा और गोवा ये पोटेंशियल जगह हैं जहां पर व्लादिमीर पुतिन के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातचीत हो सकती है। यहां पर यह विजिट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि 2022 में जब से रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था उसके बाद व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो पहली बार भारत आ रहे हैं। G20 की जो ऐतिहासिक जो समिट इंडिया ने यहां पर कंडक्ट करवाई थी उसमें भी जो व्लादिमीर पुतिन है वो यहां पर नहीं आए थे, और यहां पर अब बायलैटरल मीटिंग के लिए जो व्लादिमीर पुतिन है वो आने वाले हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट जेस्चर है। अभी एससीओ की समिट के अंदर में जो व्लादिमीर पुतिन है और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में जो इंपॉर्टेंट बातचीत हुई थी, अब देखना ये होगा कि जब व्लादिमीर पुतिन दिसंबर के महीने में इंडिया आएंगे तो इंडिया रशिया के बीच में जो टाइज हैं वो और कितने मजबूत होंगे। जो नेक्स्ट विजिट है वो एशियान विजिट से रिलेटेड। एशियान की समिट जो है वो मलेशिया के अंदर में होने वाली है, और अब यहां पर मलेशिया ने ये बात कंफर्म कर दी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो आसियान की समिट को अटेंड करने के लिए आएंगे, और जहां पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की भी बातचीत हो सकती है। यहां पर अब ये मुलाकात इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब जनवरी के अंदर में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे उसके बाद फरवरी के अंदर में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलके आए थे, और उसके बाद से जिस तरह से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करवाई थी, उसके बाद से जो इंडिया और यूएसए के बीच में जो रिश्ते हैं वो खराब हो गए थे। लेकिन पिछले महीने ही जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का 75वां जन्मदिन था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था, और जिस तरह से गाजा का प्लान आया है यहां पर, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो गाजा प्लान को यहां पर कहा और कांग्रेचुलेट किया डोनाल्ड ट्रंप को, अब ये लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की जो बातचीत होगी और जो मुलाकात होगी उससे इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप में एक बड़ा आयाम आ सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां पर हम कुछ इंटरनेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे। जहां पर पहली खबर जो है वो यूएसए से आई, और यूएसए के अंदर में शटडाउन लग गया है। आप सबने आज तक सुना होगा कि कोई कंपनी जो है वो शटडाउन हो जाती है। यूएसए की अब पूरी सरकार शटडाउन के अंदर में चली गई है। यहां पर यूएसए का जो बजट जो 1 अक्टूबर तक पास हो जाना चाहिए था वो पास नहीं हुआ है, और इसीलिए अब शटडाउन के अंदर में आ चुकी है। और अब देखना ये है कि जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में जो दो मेन पार्टी हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो रिपब्लिकन से हैं, और जिस तरह से डेमोक्रेट ने यहां पर जो बजट है उसको पास करने से यहां पर रोक दिया है। अब ये देखना ये होगा कि शटडाउन की वजह से कितना इंपैक्ट पड़ता है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि 7.5 लाख जो यूएस फेडरल गवर्नमेंट के अंदर में जो काम करने वाले जो लोग हैं उन सबको अब अनपेड लीव के अंदर में भेज दिया गया है, और अगर वो काम भी कर रहे हैं तो उनको किसी भी तरह की तनख्वाह नहीं दी जाएगी। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जिस तरह से डेमोक्रेट्स की वजह से जो नुकसान होता है यहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज को
वो सब्सिडी देना चाहते हैं डेमोक्रेट्स, वहीं पर रिपब्लिकन इस बात पर अड़ चुके हैं कि वो सिर्फ अमेरिकन को यहां पर सब्सिडी देंगे। जो लोग बाहर से आते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को जिस तरह से सब्सिडी का बेनिफिट मिलता है, यहां पर अब 1.7 ट्रिलियन डॉलर का जो मामला है वो यहां पर अटका पड़ा है। वहीं पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो इस पर्टिकुलर शटडाउन का इस्तेमाल करते हुए मास ले ऑफ कर सकते हैं। और वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शटडाउन हो रखा है। इकोनॉमिक डाटा जो है वो ये दिखाता है कि अमेरिका के अंदर में रिसेशन आ सकता है। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो इस शटडाउन के दौरान मास ले ऑफ कर सकते हैं। और जो मास ले ऑफ जब वो राष्ट्रपति बने थे तब भी उन्होंने ये कहा था कि बहुत सारी जो एजेंसीज, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं और जिस तरह से डोज बनाया गया था, अब यहां पर शटडाउन की आड़ में क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मास ले ऑफ करेंगे और कितने दिन तक ये शटडाउन चलने वाला है। आज तक जो सबसे बड़ा जो शटडाउन है वो 38 दिन का चला था। और 7 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी, जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार राष्ट्रपति थे, तब 38 दिन का शटडाउन हुआ था। अब देखना यह है कि इस बार का शटडाउन कितने दिन तक चलता है। तो नेक्स्ट खबर है हमारी, वो भी डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। और यहां पर उन्होंने कहा है कि कतर की डिफेंस को वो यहां पर पूरी तरह से तवज्जो देंगे। और जिस तरह से इजराइल ने कतर के ऊपर हमला किया था और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जब गाजा प्लान डिस्कस हो रहा था, यहां पर कतर से अपॉलॉजी रखी थी। अब यहां पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर की जो डिफेंस की जो पूरी जिम्मेवारी है वो यूएसए की रहने वाली। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरानी नेशनल्स हैं उनके ऊपर में भी कुछ सैंक्शंस लगा दिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो यूक्रेन से आई है, जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और आईएईए ने यहां पर यह कहा है कि जो जेडोपाइक जो न्यूक्लियर प्लांट है, जो यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, जिस तरह से 7 दिन से वहां पर जो पावर सप्लाई नहीं आई है, यहां पर कोई बड़ी मिसहैप हो सकती है और चेर्नोबिल टाइप यहां पर सिचुएशन हो सकती है। और यहां पर उन्होंने रशियन फोर्सेस से अर्ज किया है कि यहां पर जो पावर सप्लाई है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर में यहां पर आनी चाहिए। वहीं पर रशियन फोर्सेस का यह मानना है कि यहां पर किसी भी तरह की कोई भी रेडिएशन लीक नहीं हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो गाजा से आई है, जहां पर इजरायली फोर्सेस ने अब जो गाजा के अंदर में जो फिलिस्तीनी लोग हैं यहां पर उनसे कहा है कि या तो आप इस सिटी को छोड़ दीजिए और अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो हम आपको टेररिस्ट के तौर पर ही देखेंगे। अब देखना यह है कि जो 72 घंटे की जो एक टाइम लिमिट जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर दी थी और हमास को 72 घंटे के अंदर में रिस्पॉन्स करते हुए जो 20 पॉइंट का जो प्लान है उसको यहां पर मानना था, अगर वो नहीं माना जाएगा तो यहां पर जो गाजन्स जो इस समय जो फिलिस्तीनी लोग यहां पर जो फंसे हुए हैं उनका क्या हाल। अब लास्ट न्यूज की तरफ। जो लास्ट न्यूज है वो फिलीपींस से आई है, जहां पर फिलीपींस के अंदर में एक मैसिव अर्थक्वेक देखा गया, जहां पर 69 लोग जो हैं वो यहां पर मारे गए। That's all for today. Thank you very much and please subscribe to Anurag Kheli YouTube channel.